दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में दोस्तों हमारी बातचीत होगी नाभिकीय भौतिकी के बारे में। दोस्तों, अगर आप रेलवे भर्ती बोर्ड की जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई, इन तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, हमसे जुड़े रहिएगा। और रेलवे भर्ती बोर्ड की तैयारी में अगर आप गंभीरता से लगे हुए हैं तो यकीन मानिए ये चैनल आपके लिए काम का है। इस प्लेटफॉर्म से आप दोस्ती करिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ मिलेगा। भौतिक विज्ञान एक महासागर है, बड़ा सब्जेक्ट है। और रेलवे भर्ती बोर्ड अपनी जो मैंने परीक्षाओं के नाम लिए हैं दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं में भौतिक विज्ञान के सवाल खूब पूछता है, भर भर के पूछता है। तो अगर आपको भौतिक विज्ञान के सवालों को सीखने का थोड़ा सा भी समय मिल रहा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों, फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसका स्कोप बहुत है, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड में अगर आपको नौकरी पानी है तो आपको फिजिक्स तो पढ़नी होगी दोस्तों। और जब पढ़नी है तो आप एक बार, सिर्फ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियोस देख भर लें। यकीनन आपको लगेगा कि आपने एक बड़ा काम किया है। क्यों और कब लगेगा आपको ये? जब आप रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा दे करके लौटेंगे तब आपको ये जरूर लगेगा कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब करके और ये वीडियोस देख करके एक बड़ा काम किया था। क्योंकि आपको रेलवे की परीक्षाओं में जो सवाल मिलेंगे, यकीन मानिए इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे सवाल मिलेंगे दोस्तों। तो आज बिना देरी किए, बिना समय गंवाए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों। मॉडर्न फिजिक्स में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसको हम लोग नाभिकीय भौतिकी कहते हैं। नाभिकीय भौतिकी क्या होता है, इसको जानने के लिए दोस्तों थोड़ा सा आप समय दीजिए हमको और मैं आपको समझाता हूं। देखिए, नाभिकीय भौतिकी क्या है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको जानना है कि एटम क्या है दोस्तों। एटम का मतलब होता है परमाणु, है ना। और परमाणु क्या होता है दोस्तों? परम अणु। परमाणु का मतलब क्या है? परम अणु। अब परम अणु किसको कहते हैं दोस्तों? पहली बात, अगर आप अणु के बारे में जानते हैं तो परमाणु के बारे में जानना आपके लिए सरल हो जाएगा। अणु क्या होते हैं? किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, उसे कहते हैं दोस्तों अणु। और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि परमाणु जो होंगे वो अणु से छोटे होंगे, क्योंकि कई परमाणु जब मिलते हैं तब एक अणु का निर्माण होता है। तो परमाणु क्या करते हैं दोस्तों? परमाणु के बारे में क्या कहा जाता है? परम अणु या परमाणु या एटम क्या होते हैं? परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन क्या यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? जी नहीं। यही वो अंतर है जो आपको अणु और परमाणु के बारे में जानना है। जब आप अणु को परिभाषित करते हैं तब आप क्या बोलते हैं? अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहेगा लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जो परमाणु है दोस्तों, ये क्या करेगा? यह किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है, यौगिक का नहीं।
परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा, उसे परमाणु कहते हैं दोस्तों। और जो परमाणु होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसका जो रूप रंग होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? देखिए, ये एक नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये कक्षाएं हैं दोस्तों। कक्षाओं में क्या होंगे? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद वाली में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर हैं तो। अगर हम हैं ही नहीं इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कुल 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहली वाले में 2, दूसरी वाले में 3 हो जाएंगे। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, ऐसे 2, 8, 18, 32, 50 डॉट 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 इस तरह से। ये किस श्रेणी के तहत होते हैं बच्चों? क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है? जी नहीं। एक सज्जन हुए थे नील्स बोर और बोरबरी साहब। हाँ, तो बोरबरी साहब ने क्या कहा? 2n², जहां पे n की वैल्यू होती है बच्चों 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह। मतलब n क्या है? पहली वाली कक्षा के लिए n का मान 1, दूसरी वाली कक्षा के लिए n का मान 2, तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3, चौथी के लिए 4, ऐसे होता चला जाएगा। जब आप 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ 2 रख देंगे तो 8 आएगा, 3 रख देंगे तो 18 आएगा, 4 रखते ही क्या मिलेगा? 32, 5 रखेंगे तो 50, 6 रख देंगे तब 72। ये परमाणु की संरचना हो गई। और यहाँ पे जो नाभिक आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लियस देख रहे हैं, इस नाभिक में बच्चों प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता है। इसी नाभिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। 2 नाभिक आपस में मिल जाएं और एक बड़ा नाभिक बना लें, इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और एक नाभिक टूट करके 2 नाभिकों में विखंडित हो जाए, इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन में भी और नाभिकीय विखंडन में भी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, ये इतनी ज्यादा होती है कि उससे संपूर्ण पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं, जितने लोग हैं, इन सभी का जीवन समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर समझदारी से, विवेकपूर्ण तरीके से इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए तो यह मानव की भलाई के लिए उपयोग में लाई जा सकती है ऊर्जा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाभिकीय भौतिकी के बारे में। आइए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। यहां पर एक शब्द आया है दोस्तों, प्रतिक्रियाएं। हम लिख रहे हैं अभिक्रियाएं। गौर से देखिएगा, प्रतिक्रियाएं जो शब्द है उसकी बजाय आप अभिक्रियाएं शब्द का प्रयोग कर लीजिए। दरअसल अंग्रेजी में इसको भी रिएक्शन कहते हैं, उसको भी रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो हमारे अनुवाद करने वाले लोग जो हैं, स्पेशली रेलवे भर्ती बोर्ड के जो ट्रांसलेटर हैं, वो लोग गूगल से ट्रांसलेट कर देते हैं कई दफा। तो रिएक्शन को अभिक्रिया कहने के बजाय प्रतिक्रिया कह दिया गया। आप घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। परमाणु संलयन अभिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। कहां पे होती हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए, सूर्य में। सूर्य में क्या होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन या परमाणु संलयन की अभिक्रिया होती है ना। मतलब एक नाभिक दूसरे नाभिक से मिल जाए, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। परमाणु रिएक्टर पे टिक मत मारिएगा, सागर की लहरें टिक मत लगाइएगा, धरती के कोर में टिक मत लगाइएगा। कहां पे टिक लगाएंगे? 1893 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 19/9/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 1894 आ रहा है।
आ चुका है, अब आया। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा पे टिक नहीं लगाना है, ऊष्मीय ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा पे टिक नहीं लगाना है। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 28/3/2016 को तीसरी पारी पहला चरण क्या करिएगा 1894 के लिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों और वो रहा ये, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश विद्युत अभिक्रिया? हरगिज नहीं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया? बिल्कुल नहीं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, और यही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यही करेक्ट आंसर है। फोटोवोल्टाइक अभिक्रिया, ये हरगिज नहीं। आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल 24 सितंबर 2018 को पूछा गया था दूसरे शिफ्ट में। सवाल नंबर 1895, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1896, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो नाभिकीय विखंडन नहीं होती, अपघटन नहीं होती, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 26/10/2018 को पूछा गया था दोस्तों ये सवाल, और कब पूछा गया है? ये तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये, नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है? न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। यही सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। दो हल्के नाभिक मिलते हैं तो एक भारी नाभिक बनता है। याद रखिएगा, यहाँ पे अंग्रेजी में न्यूक्लियाई कहते हैं दोस्तों। न्यूक्लियाई का मतलब ये, जब एक नाभिक हो तब न्यूक्लियाई कहिएगा? जी नहीं, जब एक नाभिक हो तब न्यूक्लियस कहिएगा। ये देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है एक नाभिक, यह एक वचन है। और न्यूक्लियाई क्या है दोस्तों? एक से ज्यादा नाभिक जब हो तब न्यूक्लियाई कहते हैं, ये बहुवचन है, याद रखिएगा। दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं दोस्तों। यही सही उत्तर है। सवाल नंबर 1897 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। कब पूछा गया है ये? आरआरबी के ग्रुप डी का सवाल है 9/10/2018 को पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1898, परमाणु विखंडन परमाणु रूपांतरण की प्रक्रिया है। एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना, एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर, अणुओं के उपखंड। सवाल नंबर 1898 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों, यही सही उत्तर है। एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूट जाना, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भारी नाभिक है, वह अपने उपखंडों में, छोटे छोटे खंडों में टूट जाए, तब इसको कहा जाता है परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 5/4/2016 को पूछा गया दोस्तों। पहला स्टेज, पहला शिफ्ट 1898 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1899, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किन दो देशों की एक संयुक्त पहल थी दोस्तों? अमेरिका और पाकिस्तान? जी नहीं। नाम से समझिए, न्यूटन साहब कौन थे और भाभा साहब कौन थे? सर आइजक न्यूटन, ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन, वहां के निवासी थे। भाभा होमी जहांगीर भाभा, भारत के महान वैज्ञानिक। तो इसी से आपको उत्तर मिल जाएगा, अमेरिका और पाकिस्तान हो नहीं सकता, भारत और ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, अमेरिका और ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। भारत और ब्रिटेन का एक संयुक्त कार्यक्रम था दोस्तों, न्यूटन
भाभा फंड कार्यक्रम। सवाल नंबर 1899 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 19/4/2016 को पहले चरण के तीसरी पारी का सवाल था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 1900 परमाणु रिएक्टर में विखंडन, यहां पे देखिए दोबारा से ये शब्द आया है प्रतिक्रिया, इसको आप पढ़ेंगे अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे आप लोग? अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिएक्शन। ठीक, परमाणु रिएक्टर में विखंडन अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। सवाल नंबर 1900 क्या करिएगा दोस्तों? सवाल नंबर 1900 के लिए भारी पानी, ग्रेफाइट, पानी, कैडमियम। तो कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। कैडमियम की छड़ें क्या करती हैं? ये न्यूट्रॉन को सोख लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल स्टेज फर्स्ट 27/4/2016 को पूछा गया, पहली पारी का सवाल 1900 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। आगे आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन का सवाल 1901 के लिए दोस्तों। क्या करिएगा 1901 के लिए? उच्च तापमान, उच्च दाब, कम तापमान। तो हाई टेम्परेचर की वजह से दोस्तों सितारों में प्लाज्मा बनता है। सवाल नंबर 1901 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। आरआरबी के लोको पायलट में पूछा गया था 14/8/2018 को पहली शिफ्ट में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो रहा ये। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड मतलब कंट्रोल करने वाली रॉड, कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? सवाल नंबर 1902 क्या करेंगे दोस्तों 1902 के लिए? आराम से देखिएगा। विखंडन यानी कि फिशन रिएक्शन के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है। जी नहीं, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती है कैडमियम की छड़ें। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती हैं। यही सही उत्तर है दोस्तों। क्या करिएगा आप? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है। जी नहीं। चेन विखंडन रिएक्शन के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करती है। जी नहीं। न्यूट्रॉन को सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन? कैडमियम की रॉड। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। सवाल नंबर 1902 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है 11/4/2016 को पूछा गया था, पहला चरण तीसरी पारी। आगे दोस्तों कौन साहब थे जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जॉन बाउनिंग, सैमुअल कोहन, सैमुअल कोल्ट। बहुत बेहतरीन सवाल आरआरबी के एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों। कब पूछा गया? 26 अप्रैल 2016 को पूछा गया, पहले शिफ्ट में, पहले चरण में। क्या करना है दोस्तों? क्या जॉन बाउनिंग थे? क्या सैमुअल कोहन थे? क्या सैमुअल कोल्ट थे? दोस्तों एटम बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए, बेहिचक, निसंकोच। सवाल नंबर 1903 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और 1904 निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? नहीं किया जाता है। बहुत बढ़िया सवाल। बोरॉन, भारी जल, ग्रेफाइट, जल। दोस्तों 1904 के लिए क्या करना है आपको? बड़े आराम से देखिएगा। सवाल नंबर 1904 निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है दोस्तों? तो मंदक के रूप में दोस्तों किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है? बोरान, भारी जल, ग्रेफाइट और जल। आराम से देखिएगा दोस्तों। तो नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों ग्रेफाइट, भारी जल और सामान्य जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। और कैडमियम और बोरान की जो छड़ें होती हैं वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए की जाती हैं दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? आप
इस पे टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। सवाल नंबर 1904 ऑप्शन नंबर ए आरआरबी एनटीपीसी के सवाल 30/1/2021 को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का काम करता है? सवाल नंबर 1905। बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। कठोर जल, शुद्ध जल, जियोनाइज्ड जल, भारी जल। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। आरआरबी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सवाल था ये। 21/12/2014 को पूछा गया दोस्तों। 7वां सेट येलो पेपर। आगे आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 1906 आ चुका है। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था दोस्तों। 1976 नहीं होगा, 81 68 कतई नहीं। 1974 में 18 मई को पोखरण नाम की एक जगह है दोस्तों, राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर, और जैसलमेर में पोखरण नामक स्थान पर 1974 में 18 मई को भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। और याद रखिएगा, उस परीक्षण का, उस मिशन का सांकेतिक नाम रखा गया था, सिंबॉलिक नाम, कोड में नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? मुस्कुराते हुए बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध, है ना। आजकल के हमारे जो नए जमाने के पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्ध को बुद्ध नहीं कहते, बुद्धा कहते हैं। बुद्ध को क्या कहते हैं कुछ लोग? बुद्धा कहते हैं। योग को योगा कहते हैं, और राम को रामा, और कृष्ण को कृष्णा कहते हैं, है ना। भारत को भारता क्यों नहीं कहते दोस्तों आप लोग? थोड़ा सा अपने देश की संस्कृति और सभ्यता से प्रेम करें, आप उसको जानें, सीखें। 1974 लॉक किया जाए। सवाल नंबर 1906 के लिए आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 7 जनवरी 2021, शिफ्ट 1, स्टेज 1। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 1972, 73, 74। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए दोस्तों। 1974 में आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 18/4/2016 को, शिफ्ट 3, स्टेज फर्स्ट। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का न्यूक्लियर टेस्ट कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा। देखिए लिखा हुआ है ना, होना क्या चाहिए था? स्माइलिंग बुद्ध, मुस्कुराते हुए बुद्ध। भाई हिंदी में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं पे बड़े हुए, जिसको हम लोग बुद्ध 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 कह रहे हैं, अंग्रेजी में जाने के बाद भी वो बुद्ध ही रहेगा, बुद्धा नहीं हो जाएगा, हरगिज नहीं। तो आप लोग बुद्ध कहिएगा दोस्तों, स्माइलिंग बुद्ध। सवाल नंबर 1908 ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड नाम था दोस्तों? तो 1974 में पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया गया था उसके लिए दोस्तों ये कोड नाम था। आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2016, शिफ्ट 1, स्टेज 1। 1909 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहां किया था? तो दोस्तों ये पोखरण में किया था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था, 26/9/2018 को पूछा गया दोस्तों। 1910 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1911 1911 दोस्तों आपके भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। क्यों? इसलिए क्योंकि भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली ले आया गया था। याद रखिएगा। अगला सवाल पढ़े हम लोग, इससे पहले इसको हल कर लिया जाए। 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने और एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? मैनहट्टन परियोजना, ये नाम दिया गया था। एटॉमिक हेरिटेज, जी नहीं। पर्ल हार्बर प्रोजेक्ट, जी नहीं। लॉस एलामोस प्रोजेक्ट, जी नहीं।
ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। सवाल नंबर 1911 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल स्टेज फर्स्ट 19 जनवरी 2017 को पूछा गया पहली पारी में। अगला सवाल 1912, गौर से देखिएगा दोस्तों। 1912 नंबर सवाल को आप लोग क्या कहा जा रहा है 1912 में? निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एक उदाहरण है? सवाल नंबर 1912 के लिए दोस्तों आराम से देखिएगा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन, हाइड्रोजन बम, परमाणु और हाइड्रोजन बम, नाभिकीय बम। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए, हाइड्रोजन बम सही उत्तर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है? तो हाइड्रोजन बम पे टिक मारिएगा। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 4/3/2021 को दूसरी शिफ्ट स्टेज फर्स्ट। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य में है दोस्तों? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 1913 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 2 मार्च 2021 को पहला स्टेज, पहली पारी। आगे दोस्तों, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता था दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 1914, आइजक न्यूटन बहुत पुराने हैं दोस्तों। जेम्स वाट भाप के इंजन के लिए, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज, रदरफोर्ड साहब हैं दोस्तों जो नाभिकीय भौतिकी के पिताजी हैं। इनमें से नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स मिस्टर रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए 1914 के लिए। आरआरबी एनटीपीसी 27 फरवरी 2021 का सवाल दोस्तों, पहला चरण, पहली पारी। अगला सवाल, नाभिकीय, भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में दोस्तों स्थित है। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 1915 नंबर, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलूं। आरआरबी एनटीपीसी में 23 जुलाई 2021 को पूछा गया था दोस्तों, पहला चरण, पहली पारी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। IAEA इंटरनेशनल, पहला वाला जो आई है उसका नाम क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल याद रखिएगा, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्य कार्य क्या है? यह विश्व भर में पेट्रोलियम ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा देता है? बिल्कुल नहीं। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। यह विश्व भर में कोयला ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा देता है। यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के मनमाने उपयोग को बढ़ावा देता है? हरगिज नहीं। ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों गौर से देख लीजिए, लॉक किया जाए, यही सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 1916, ऑप्शन नंबर बी, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। आरआरबी एनटीपीसी 5 मार्च 2021 को पहले चरण के पहली पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो रहा ये। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण पोखरण में किया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे और यह जो विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण पोखरण में किया गया था, उस कार्यक्रम के, उस प्रोजेक्ट के अगुआ, लीडर हमारे आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे। आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 को पहला चरण, पहली पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। 1918 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 13 जनवरी 2021 को पहला स्टेज, पहला शिफ्ट। अगला सवाल, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? बहुत बढ़िया। जो 1974 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था दोस्तों, उसका कोड मुस्कुराते हुए बुद्ध, लाफिंग बुद्ध। और जो 1998 में हुआ उसका नाम रखा गया था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। याद रखिएगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जी नहीं, ऑपरेशन विजय हरगिज नहीं, ऑपरेशन काबूम जी नहीं, ऑपरेशन शक्ति। 1919 के लिए
ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है, 3 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। अगला सवाल ये रहा, 1920 नाभिकीय संलयन, दो या दो से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान क्या है दोस्तों? बेहतरीन सवाल, सवाल नंबर 1920। नाभिकीय संलयन दो या दो से अधिक नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। दोस्तों ये जो प्रकाश लिखा हुआ है इसको आप पढ़िएगा हल्के नाभिक। क्या पढ़िएगा? हल्के नाभिक। क्यों पढ़िएगा? क्योंकि अंग्रेजी में ये रहा होगा लाइट न्यूक्लियस। लाइट न्यूक्लियस मतलब हल्के नाभिक, लेकिन गूगल महोदय ने जब अनुवाद किया होगा तब लाइट को हल्का कहने के बजाय उन्होंने लाइट को प्रकाश कह डाला, है ना। तो प्रकाश नाभिक नहीं होता, क्या होता है? ये काट दीजिए, हल्के नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। कौन? नाभिकीय संलयन। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान क्या है? किस टेम्परेचर पे संलयन की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए 100 मिलियन के मतलब केल्विन, ठीक है ना। तो 100 मिलियन केल्विन टेम्परेचर, 1 मिलियन का मतलब होता है दोस्तों 10 लाख, है ना। ये 1 मिलियन है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और इसमें 100 से और गुणा कर दीजिए। अब इतना केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 10 करोड़ केल्विन टेम्परेचर है। 100 मिलियन टेम्परेचर जो दिख रहा है आपको, इस टेम्परेचर पे दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक में जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 22 फरवरी 2021 को, पहला स्टेज, दूसरी पारी दोस्तों। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 1921 नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों ईंधन के तौर पर, आयोडीन का नहीं, कोबाल्ट का नहीं, तांबा का नहीं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 को, पहले चरण का पहली पारी दोस्तों। 1921 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और वो रहा ये, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? नाभिकीय विखंडन, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय संलयन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दोस्तों सवाल नंबर 1922 के लिए नाभिकीय संलयन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। 1922 ऑप्शन नंबर सी, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 3/4/2021 को पूछा गया, पहले चरण का पहली पारी दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1923 इनमें से कौन सा भारत और विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है दोस्तों? पूर्णिमा सेकंड, कामिनी, ध्रुव, पूर्णिमा फर्स्ट, कामिनी, ये नाम है दोस्तों उस रिएक्टर का जो विश्व का और भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों और वो रहा सवाल नंबर 1924 और यही हमारा आज का आखिरी सवाल भी है। इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें यूरेनियम 233 ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए, कामिनी। पिछले सवाल में भी आपने देखा था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए कामिनी पे। कामिनी उस नाभिकीय रिएक्टर का नाम है दोस्तों जो यूरेनियम 233 का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता है। यह भारत का भी और विश्व का भी क्या है दोस्तों? पहला नाभिकीय रिएक्टर है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत अवश्य कराएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। प्रतिक्रिया मतलब
आपके कमेंट्स का, आपके रिएक्शन का हमें इंतजार रहता है। अब प्रतिक्रिया को आप अभिक्रिया ना समझें यहाँ पे कि आपकी अभिक्रिया का इंतजार मैं कर रहा हूं, आपकी कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। तो अपने कमेंट्स से हमको जरूर नवाजें और आशा करता हूं दोस्तों कि हमारा ये प्रयास, आप रेलवे भर्ती बोर्ड की तैयारी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में अपना रोल जरूर निभाएगा, अपनी भूमिका जरूर निभाएगा दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो तक अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आप सभी का दोस्तों आभार। और इस चैनल को आपका जो प्यार मिल रहा है, आपका जो सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।